रेडी हो गया? चलिए, तो आज हम लोग जिस टॉपिक को देख रहे हैं वह टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं मानव जनन तंत्र या मानव प्रजनन तंत्र। देखिए, ये ऐसा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिस पर हमारी टोटल इकोलॉजी इकोसिस्टम इसी पर बेस्ड, और यदि यह हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या एनिमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, अगर यह किसी न किसी तरीके से अगर यह बाधित हो गया, किसी न किसी तरीके से अगर यह डिस्टर्ब हो गया, तो उसका असर सीधे हमारे इकोलॉजी और इकोसिस्टम पर पड़ता है, पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है, और हमारी इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी। जहां तक बात है रिप्रोडक्शन की, तो ये जो प्रजनन होता है, जीवों की जो उत्पत्ति होती है, तो जीवों की उत्पत्ति के लिए जो भी हमारे फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स ये हैं कि कई ऐसे जीव होते हैं जिनमें एक जीव से दूसरा जीव बनता है, जिस प्रोसेस के तहत तो वह विखंडन के द्वारा बनता है, यानी उसमें इस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता जैसे अमीबा वगैरह की हम लोग बातें करते हैं। तो एक शरीर से उसका शरीर ज्यामितीय तरीके से अलग होता चला जाता है। हम लोग हाइड्रा की बातें करते हैं, तो हाइड्रा भी उस तरह का रिप्रोडक्शन नहीं करता है, बल्कि उसके शरीर से विलगन होता है, उसकी जो भाग होता है न्यूली भाग धीरे धीरे ग्रोथ करके उससे टूटकर अलग हो जाता है और फिर उसे न्यूली हाइड्रा बन जाता है। हम लोग अगर बातें करेंगे वर्म्स की, केचुआ की, जो फाइलम एनालिडा में आता है, तो उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही में होता है, यानी एक ही शरीर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होता है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होता है, और इस तरह से उसमें रिप्रोडक्शन की क्रियाएं होती है। अगर हम लोग बातें करेंगे कोडेटा फाइलम के जो भी एनिमल्स हैं, तो कोडेटा फाइलम के एनिमल्स में अगर हम लोग मैमेलियन को हटा लें, मैमेलियन क्लास को हटा लें, तो बाकी मैमेलियन क्लास को छोड़कर बाकी जो फाइलम कोडेटा के हैं उनका जो है एग रिलीज होता है। उस एग का फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन होता है, और उस एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चे पैदा होते हैं। अगर हम लोग मेढक की बातें करेंगे, तो मेढकों में हम लोग देखेंगे क्या कि मेल एंड फीमेल मेढक अलग अलग होते हैं, मेढक और मेढकी। और बरसात के दिनों में आपने महसूस किया होगा, बरसात के दिनों में, कि मेढकों की टड़टड़ाहट, मेढक बरसात के दिनों में टर टर करते हैं, तो एक्चुअली में उस तरह का अपने पार्टनर को रिकॉल करते हैं फॉर सेक्सुअल रिक्वायरमेंट के लिए, इसलिए उनकी टड़टड़ाहट निकलती है। अब जैसे ही वे दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के साथ जब रिलेशन बनाते हैं, तो रिलेशन बनाने के बाद उनमें भी इंटरनली फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उनमें एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन होता है। जो मेल मेढक होते हैं, फ्रॉग होते हैं, तो उनका जो स्पर्म निकलता है वो पानी में आता है, निकलता है, पानी में किया। जो फीमेल है उसका जो एग है वो भी पानी में निकला, और जैसे पानी में निकला तो वह स्पर्म एंड ओवम जो है, एग जो है, वो दोनों एक दूसरे के साथ संपर्क में आया, और उस स्थिति में उसमें एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन होना शुरू हो गया, और तब जाके वह धीरे धीरे वह ग्रोथ करता गया, और उससे जो है कि न्यूली
मेढक की उत्पत्ति होती है पानी में। जो शुरुआत में वो देखने में छोटी सी मछली की तरह दिखती है, कई बार यह भ्रम हो जाता है कि लगता है कि मछली है। कई बार हम लोगों ने पकड़ भी लिया है कि मछली, पता चला कि अरे भाई इसमें छोटा छोटा पैर भी नहीं। तो चूंकि उसमें एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन माय डियर, हम लोग जिस टॉपिक पर फोकस कर रहे हैं ये है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इसमें सेक्सुअली रिलेशनशिप बनता है, इसमें लैंगिक जनन होता है, यानी मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल ये जो पेयर हैं, तो इन दोनों के मिलने से और फिर इन दोनों के मिलने से इसमें इंटरनली फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल में, और दोनों का मिलना जरूरी है। ये अलग बात है कि हमारी तकनीक अब आज की डेट में इतना डेवलप हो गई है कि हम किसी के भी स्पर्म को, हम जिसको नहीं जानते हैं, स्पर्म बैंक से हम स्पर्म को ले सकते हैं और किसी सरोगेट मदर में जो है उसको जो है कि फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं और उससे शिशु का जन्म हो जाता है। कई ऐसे लोग आजकल के डेट में मौजूद हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल हैं, लेकिन जो एक्चुअली में हमारा जो नेचर ने बनाया है, नेचर ने ये बनाया है कि ये अलग अलग इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये पुरुषों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब एक्चुअली में इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर आप बातें करेंगे तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये जो डक्ट ऊपर से ये आ रहा है, ये इसको मैं इस कलर से मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जो डक्ट ऊपर से ये आ रहा है, एक्चुअली में यह आपको यूरिनरी डक्ट, और यूरिन ये आ कहां से रहा है, तो आपको मैंने बताया है कि यहां पर हमारी क्या थी बाबू, किडनी थी। ये हमारी यहां पर किडनी थी और उसी किडनी से वह यूरिन फिल्टर होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो जल था वह जब आता है ऊपर से और आके इसमें येलो कलर का आप जो देख रहे हैं इसमें वह आके जमा होता है। और एक्चुअली में यही हमारा यूरिनरी ब्लैडर है जो आप यहां देख सकते हैं। ये स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है यहां पर यूरिनरी ब्लैडर है ना बाबू, यहां स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ यूरिनरी ब्लैडर और यही यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन यानी पेशाब उसमें जमा होता। मैंने उसके संबंध में आपको बताया था, यूरिन के संबंध में मैंने बताया था कि एक्चुअली में हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन हमारी किडनी में होती है। आपने नेफ्रोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा जिसके तहत हम लोग किडनी का अध्ययन करते हैं। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसके अध्ययन करते हैं, किडनी के अध्ययन करते हैं। और वह किडनी एक पेयर होता है और जो सेम के बीच के समान होता है, एक्चुअली में उसी हमारी किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। मैंने ये भी बताया था कि हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहां होता है, लंग्स में होता है। लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है और ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है हमारी किडनी में। तो जिस समय वो फिल्टर होने के बाद जो अपशिष्ट जल है तो वह जब नीचे की तरफ उतरता है तो उसमें यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति, यूरोक्रोम नाम सुने होंगे, यूरोक्रोम के कारण जो पेशाब होता है उसका रंग पीला होता है। यूरिन का कलर पीला होता है किसकी वजह से, यूरोक्रोम की वजह से। इसलिए इस यूरोक्रोम की वजह से इसका यहां कलर भी येलो दिखाया गया। ठीक है,
अब चूंकि यह जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, जिसको मूत्राशय हम लोग कहते हैं, मूत्र ग्रंथि कहते हैं, तो यहां जमा हो रहा है। और जब इसमें एक्सेस हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो वह जो है कि यहां से नीचे उतरने की कोशिश करता है, यहां से, और ये ऐसे होकर ये नीचे आता है और यहां पर इस पाइप के सहारे वह जो है कि बाहर की तरफ बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अब चूंकि यहां पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है, मैं इसको इस चीज से शेड करूं ताकि आपको पता चले, इसी का नाम है प्रोस्टेट। ये क्या है बाबू? प्रोस्टेट है। यहां पर आप देखिएगा कि ये लिखा भी है प्रोस्टेट, तो ये प्रोस्टेट है। ये एक्चुअली में प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, और जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है तो ये प्रोस्टेट भी वो बढ़ता जाता है। इससे समस्याएं तब आती हैं जब आपकी उम्र 60 पार कर जाती है। क्योंकि ये जो प्रोस्टेट है, ये क्या करता है कि यह सेमिनल जो फ्लूइड होता है, क्या होता है? सेमिनल जो फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का निर्माण, उसकी उत्पत्ति इसी प्रोस्टेट में होता है, इसी प्रोस्टेट में होता है। यानी कि जब स्पर्म का एजुकुलेशन होता है, स्पर्म जब बाहर निकलता है, तो स्पर्म को बाहर निकलने के लिए जिस व्हीकल्स की जरूरत होती है, जिस वाहन की जरूरत होती है, जिस गाड़ी की जरूरत होती है, तो एक्चुअली में वही वो फ्लूइड होता है। जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना कि हमारा जो ब्लड सेल है, रक्त कोशिकाएं हैं, तो रक्त कोशिकाओं को शरीर के एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए उसको एक मीडियम की जरूरत पड़ती है जो उसको ढो के ले जाए। तो ब्लड को ढोने वाला मीडियम क्या है? प्लाज्मा है। ब्लड को ढोने वाला मीडियम क्या है बाबू? प्लाज्मा है, जिसको सीरम कहते हैं। तो वो प्लाज्मा है, और उसी प्लाज्मा में वह रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल तैरती हुई वह जाती है। जैसे पाइप के माध्यम से हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन की बातें करते हैं, जैसे कि रूस वगैरह में, यूक्रेन वगैरह में और भी देशों में कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो पाइप के माध्यम से होता है। उसमें जो है कि पानी का फोर्स बहुत तेजी से भेजा जाता है, और उसी में जो है कि कोयला को जो है कि डाला जाता है और ढकेल के लेके चला जाता है। तो किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हम लोग इस तरह के कृत्रिम उपाय करते हैं। हालांकि इस तरह के प्राकृतिक उपाय भी होते हैं, जैसे कि मैंने पढ़ा रहा था यूपीएससी वाले को, जो कनाडा में कोनिफेरस ट्री है, मैंने बताया था कि उन्हें जाड़े के दिनों में उनकी कटाई कर दी जाती है, जब वो पूरी तरह से कनाडा का भूखंड बर्फ से आच्छादित करता है। तो पेड़ों को लंबरजैक काट देते हैं। वहां मैंने बताया था कि पेड़ों को काटने वाले को लंबरजैक कहते हैं। तो लंबरजैक जाड़े के दिनों में कनाडा में पेड़ों को काट देते हैं। पेड़ उसी बर्फ पर गिरा हुआ। जब गर्मी बढ़ती है तो बर्फ पिघलना शुरू होता है, और जो पेड़ को काट के उस पर छोड़ दिए थे लकड़ियों को, अब वह जो है कि बर्फ के पिघलने के दौरान सरक सरक कर नदियों में जाता है, और नदियों से होते हुए आगे बढ़ता है, और उन्हीं नदियों के किनारे वहां पर लकड़ी उद्योग है, जहां मजदूर उन लकड़ियों को निकाल लेता है। तो देखिए, ये प्राकृतिक तरीका है जो किसी चीज को ढोने के लिए। उसी तरीका से हमारे स्पर्म को ढोने के लिए जो सेमिनल फ्लूइड होता है, ढोने का जो काम करता है, वह एक्चुअली में इसी प्रोस्टेट ग्लैंड से वह लिक्विड निकलता है, और जो उसको ढोने का काम करता है। दूसरी बात कि ये जो देख रहे हैं यहां पर,
और एक यहां पर इस तरह से एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो काउपर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? काउपर ग्लैंड कहते हैं। काउपर ग्लैंड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उस ग्लैंड से एक विशेष प्रकार का एक स्मेल वाली लिक्विड जो है इसमें आकर मिलती, विशेष प्रकार की स्मेल। और उस तरह का जो स्मेल होता है, उस स्मेल से ये पता चलता है कि जो एनिमल है, जो कि एनिमल कैरेक्टर जो होता है, तो एक्चुअली में हम लोग तो इंसान हैं, तो हम लोग अपनी ख्वाहिशात को अपने पार्टनर से बता सकते हैं कि भाई आई एम नीडी फॉर रिलेशनशिप। लेकिन जो पशु हैं वो अपने पेयर को कैसे बताएंगे कि यार हमको भी मन कर रहा। तो उस कंडीशन में शर्माना नहीं है बाबू, व्यवहारिक बात। तो जो लोग नहीं समझते ना वही जाके जो है ना कि कहीं ना कहीं अपराध करते हैं। नहीं, और जो समझे हुए है ना वो जान रहे, पूरा प्रोसेस जानो, तो कहीं कोई समस्या नहीं। तो वो लोग क्या करता है, जो पशु होते हैं तो विशेष प्रकार की वही गंध को वह श्रावित करता, और उसी गंध के स्मेल से उसका मेल पार्टनर समझ जाता है कि शी इज नीडी। समझ रहे हैं ना? इसलिए देखिएगा, अगर जो गाय है, भैंस है या पशु है, अगर वो हॉट नहीं है तो उसके तरफ जो मेल उसका जो पार्टनर है उसको घासों नहीं डालेगा। लेकिन जैसे ही वह लिक्विड उसमें से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो देखिएगा, अगर बकरी है तो बकवा के जो है उसी के चारों तरफ जो है कि घूमना शुरू हो जाए। पशु है, उसका पार्टनर घूमना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के विशेष गंध की वजह से वह आकर्षित करता है, जिसको फेरोमोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? फेरोमोन कहते हैं। वो पशुओं में जो विशेष गंध आती है जो आकर्षित करने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं? फेरोमोन। क्वेश्चन पूछता है कि मेल जो पशु होते हैं वो फीमेल पशु की तरफ वह हॉट है कि नहीं, वो कैसे आकृष्ट करता है? तो फेरोमोन के कारण ऐसा आकृष्ट करता है। तो चूंकि इसमें से ये भी चीजें निकल रही हैं और ये एक साथ वह जो गंध है, वह जो सेमिनल फ्लूइड है और प्लस स्पर्म है, वे सब के सब एक साथ रिलीज होते हैं। अब कैसे इसका प्रोसेस? तो इसमें जो सबसे पहली बात है जिसको हम लोग सीमेन कहते हैं, उस सीमेन में स्पर्म भी है, ये स्मेल भी है एंड सेमिनल फ्लूइड भी है, वो सारी चीज इसमें मौजूद है। तो जिस हम लोग सीमेन की बातें हम लोग कर रहे हैं बाबू, तो एक्चुअली में ये जो आप देख रहे हैं, एक्चुअली में यह जो आप देख रहे हैं यह जो भाग है, तो एक्चुअली में ये हमारा टेस्टिस का पार्ट जिसको अंडकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडकोश कहते हैं, यानी ये टेस्टिस का पार्ट। अब ये जो टेस्टिस है तो एक्चुअली में ये अंदर का ये जो ओवल शेप है, किस शेप में है बाबू? ओवल शेप में है, अंडाकार शेप में है। तो एक्चुअली में यही है टेस्टिस। वही क्या है होगा? वही जो है ये टेस्टिस है। और इसको जो घेर के रखा हुआ है, ये इसको जो ये घेर के रखा हुआ है, इस कलर से इसको दे देते हैं, ये इसको जो घेर के रखा हुआ है ये, तो यही आपको जो है एस्क्रोटम, ये क्या है? एस्क्रोटम है ये। एस्क्रोटम जिसको वृषणकोश कहते हैं, जिसको वृषणकोश कहते हैं, ये एस्क्रोटम है। स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, जो स्पर्म बनता है,
तो एक्चुअली में इसी टेस्टिस में बनता है, यही टेस्टिस है, और स्पर्म इसी में बनता है। यह जो हमारा टेस्टिस है इसमें 250 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 250। तो 250 इसमें चेंबर होते हैं, और इसकी जो बाहरी ये दीवार जो है टेस्टिस की, तो हमारी महीन महीन शिरा और धमनियों से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? शिरा और धमनियों से जुड़ी होती है, यानी वेन्स एंड आर्टरी से जुड़ी होती है, और इसमें ब्लड यहां तक पहुंचाया जाता है, और उसी ब्लड से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यानी कि समझिए कि स्पर्म को बनने में ब्लड का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तब जाके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और इसमें जो स्पर्म बनता है उस बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्म के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, यानी इसमें स्पर्म का जनन हो रहा है, स्पर्म बन रहा है। अब चूंकि उस स्पर्म को अगर टेम्परेचर ज्यादा मिले तो वह जल्दी से जो है यहां से या ऊपर की तरफ ये उठना शुरू हो जाएगा, इसमें आना शुरू हो जाएगा ऐसे। तो चूंकि इसका जो टेम्परेचर यहां होता है वह हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, यानी हमारे इसमें जो स्पर्म है जिस टेस्टिस में, उस टेस्टिस का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस से 34.5 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यानी कि सबसे कम टेम्परेचर शरीर में किसी भाग का होता है तो हमारे टेस्टिस का होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव शरीर में सबसे कम टेम्परेचर किस ऑर्गन का होता है, तो टेस्टिस का होता है। और ये हमारे इस एब्डोमेन के अंदर नहीं होता, ये बाहर होता, ये बाहर निकला हुआ होता। और चूंकि इस टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम, कम रखने का काम हमारा यही स्क्रोटम करता है, जिसको मैंने यहां लिखा है स्क्रोटम। तो हमारा यही स्क्रोटम, यह जो पोर्शन है, यही उसको टेम्परेचर को कम रखने के लिए उत्तरदायी। टेम्परेचर को वही यहां पर मेंटेन करता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव शरीर में टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता है? देन योर आंसर इज स्क्रोटम। आंसर क्या होगा? स्क्रोटम होगा, जो टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम किया। अब चूंकि जैसे ही इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, स्पर्म बन गए, अब जब आवश्यकता होती है, जब ये मैच्योर्ड हो जाते हैं, तो मैच्योर्ड होने के बाद स्पर्म ये आता है, और स्पर्म आने के बाद इसमें वेट करता है। ये गेस्ट हाउस, जैसे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, या कोई भी है, तो अगर कहीं पर जाता है तो जाके सीधे जो है कि सभा में शामिल नहीं हो जाता, पहले जाता है वो गेस्ट हाउस में जाता है, या उसके लिए जहां पर स्टे करने के लिए बनाया गया वहां पर जाके स्टे करता। तो जहां पर ये स्पर्म आकर जो स्टे कर रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं सेमिनल वेस्कल। इसी को क्या कहते हैं बाबू? सेमिनल वेस्कल कहते हैं। इसी में स्पर्म आके जमा रहता है। अब चूंकि जब जरूरत पड़ती, जब हम रिलेशनशिप में जाते हैं, तो उस कंडीशन में यह बाहर निकलने की कोशिश करता है। यहां से तो ये आया, और जिस डक्ट के सहारे ये स्पर्म आके यहां पर रुक रहा है, इसी को जो है कि वॉश
डिफरेंस कहते हैं इसको, जिसे वो आ रहा है इसी को जो है कि शुक्र नली कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? शुक्र नली कहते हैं, वाटर डिफरेंस कहते हैं। और इसी से होकर ये आकर इसमें हमारा सेमिनल वेसिकल में जो है वो आके स्टोर हुआ, जमा हुआ। अब ये कैसे आएगा? तो चूंकि यहां से आने के लिए जिसका जो रोल होता है, ये आपका मेल सेक्सुअल ऑर्गन है जिसको पेनिस कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो है कि ये पेनिस कहलाता है, लेकिन इसका जो अगला हिस्सा है इसको यूरेथ्रा कहा जाता है। अगला हिस्सा जो होता है यूरेथ्रा कहा जाता है। और ये यूरेथ्रा जो होता है ये क्या होता है बाबू? ये जो यूरेथ्रा है ऊपर से स्किन से ये कवर रहता है और यहीं पर इसका वो पाइप रहता है। यहीं पर उसका ये पाइप रहता है जिससे होकर यूरिन या स्पर्म वह बाहर रिलीज होता है। अब चूंकि ये जो स्किन होता है जो यूरेथ्रा को कवर करके रखता है, उस स्किन का कई बार साइड इफेक्ट हो जाता है। स्किन का साइड इफेक्ट इसलिए होता है कि जब उससे स्पर्म रिलीज हुआ तो उस स्किन के इंटरनल पार्ट में या यूरेथ्रा से वह जो उस तरह के पदार्थ है वो चिपके रहते हैं और आपने उसको साफ नहीं किया, आपने उसको क्लीन नहीं किया, धोया नहीं, तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरी तरफ कि वो जो स्किन है वह रिलेशनशिप बनाने के दौरान फ्रिक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है, जो वह जो है कि फीमेल जो आपका पार्टनर है उसको उत्तेजित करने का काम करता है। तो इस तरह से जो है कि ये आपका पेनिस वाला पोर्शन है और एक्चुअली में यही बाहरी भाग जिसको यहां पर लिखा हुआ है यूरेथ्रा, इसी को यूरेथ्रा कहते हैं। अब चूंकि जब आपने रिलेशनशिप बनाया तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्या डिस्चार्ज होगा? सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा? एक में लिखेगा स्पर्म, दो में लिखेगा सेमिनल फ्लूइड, तीन में लिखेगा सेमिनल आपका स्मेल, और चार में लिखेगा कि ऑल ऑफ दीज, एक साथ सब। तो एक्चुअली में सबसे पहले सेमिनल फ्लूइड आता है। सबसे पहले सेमिनल फ्लूइड आता है जो बहुत ही चिकना तरल पदार्थ होता है। चिकना तरल पदार्थ होता है तो सेमिनल फ्लूइड आता है। उस सेमिनल फ्लूइड का क्या कैरेक्टर है, उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि ये जो पाइप है जिसके सहारे जो हमारा यूरिनरी जो डक्ट है जिसके सहारे वह स्पर्म बाहर निकलने वाला है, उससे पहले वह जो रास्ता है वह रास्ता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे देखते हैं ना कि प्रधानमंत्री इधर से गुजरने वाले हैं तो एकदम सड़क एकदम स्मूथ होना चाहिए, कोई दाएं बाएं नहीं, जिसकी एकदम चाक चौबंद जो है कि सुरक्षा रहती है एकदम। तब जो है कि और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के गुजरने से पहले आगे 8-10 गाड़ियां होंगी, पीछे 8-10 गाड़ियां, और बीच में जो है कि वह उनको प्रोटेक्ट करता हुआ जो है वो लेके जाएगा। होता है ना? तो जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की स्थिति है वही स्थिति स्पर्म की होती है। उसको बाहर आने से पहले वो जो काफिला है सुरक्षा की, तो सुरक्षा की काफिला पहले निकलेगी, यानी सेमिनल फ्लूइड निकलेगा। सेमिनल फ्लूइड इस पाइप को एकदम चिकना बना देगा ताकि उस पर से फिसलने में उसको आसानी। दूसरी बात कि वह जो फ्लूइड होता है उसमें ऐसा गुण होता है कि अगर इस रास्ते में कोई हानिकारक जीवाणु हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो,
तो साथ में उसको मारते जाता है, उसको नष्ट करते जाता है, यानी उसको मारने का भी काम करता है ताकि उसको नुकसान पहुंचाने वाला कोई नहीं रहे। मान लीजिए कि राष्ट्रपति गुजर रहे हैं, रास्ते में जो है कि कोई अचानक जो है कि आतंकवादी की गाड़ी आ गई, सीधे क्या करेगा, ठोक देगा, उसको जब लग जाएगा। तो इस तरह से ये सुरक्षा करता है। और जब यह निकल रहा है तब उसके बाद वह जो सेमिनल स्मेल होता है वह स्मेल रिलीज होगा ताकि अब पूरी तरह से चाप चौबंद हो जाए कि एकदम जो है कि अब तैयार है आने के लिए, है ना। तब जो है कि वो सेमिनल स्मेल है वो स्मेल आना शुरू हो जाएगा और तब उसके बाद वह जो है कि स्पर्म आएगा और स्पर्म आने के बाद फिर सेमिनल फ्लूइड निकलेगा ताकि जब वो बाहर आया तो फिर से जो है कि अगर उस पाइप में अगर कोई क्षति हुई हो तो उसका रिकंस्ट्रक्शन होता चला ताकि यूरिन पास करने में कोई असुविधा नहीं। तो इस तरह से इस प्रोसेस के बाद यह बाहर निकलता है और जिसकी वजह से जो है ये प्रोसेस पूरा होता है। अब रही बात कि आखिर किस उम्र में ये जो भी हम ऑर्गन्स देख रहे हैं, मेल ऑर्गन्स देख रहे हैं, तो इनका पूरी तरह से ये परिपक्व अवस्था में आ जाता है, ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जब आपकी उम्र, बच्चों की उम्र 14 साल पहुंचती है तो 14 साल पहुंचने के बाद उसमें ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप करना शुरू हो जाता है। ऑर्गन्स तो पहले से ही रहता है, पहले से भी टेस्टिस होता है, पहले से भी उसका जो है स्क्रोटम एंड टेस्टिस होता है, पेनिस होता है, यूरेथ्रा होता है, सारी चीजें होती है, सेमिनल डक्ट होता है, प्रोस्टेट होता है, सारी चीजें होती है। लेकिन फर्क ये होता है कि अभी वो विकास की अभी उस अवस्था में नहीं होता है, मैच्योर नहीं होता। इसको मैच्योर होते होते उम्र 14 साल हो जाती है और 14 से 15 साल की उम्र में अब उसका स्पर्म जो होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, अब उस फेज में आ जाता है कि उसे स्पर्म रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब चूंकि जिस दौरान एक बार में वन टाइम में जो एजुकेशन होता है, जैसे कि ये डक्ट है, जिस डक्ट से ये बाहर इसमें आएगा, इसे होते हुए बाहर आएगा, तो चूंकि एक बार में जो एजुकेशन होता है वह चाय की एक चमची से होता है, एक चमची के बराबर होता है, जिसमें कि सेमिनल फ्लूइड होता है, उसमें स्पर्म होता है, सारी चीजें होती है। लेकिन उस एक चमची चाय के बराबर जो स्पर्म होता है उसमें स्पर्म की जो संख्या होती है वह आपको 20 से 30 करोड़, एनसीईआरटी आप देखेंगे तो उसमें ये फिगर मिलेगा कि 20 से 30 करोड़ स्पर्म एक साथ रिलीज होते हैं। कितने बाबू? 20 से 30 करोड़। और 14 साल की उम्र से यह रिलीज होना शुरू होता है और वह व्यक्ति जब तक मर नहीं जाता है तब तक उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। इसे लोग कहता है कि घोड़ा और मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, लोग कहता है आम बोलचाल की भाषा में, क्योंकि उसमें ये चीजें कभी अवरुद्ध नहीं होती है, ये बनते रहता है। फर्क ये है कि बूढ़ा रिप्रोडक्शन के लिए सक्षम इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें इरेक्टाइल नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें इरेक्शन के लिए जिस आप पेनिस की बातें कर रहे हैं, इस पेनिस में स्तंभन होना चाहिए, उसमें जो है कि इरेक्टाइल पोजीशन में होना चाहिए। और इरेक्टाइल पोजीशन के लिए जरूरी है कि इसमें ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से होना चाहिए। अगर आप में ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में यह कभी भी जो है इरेक्टाइल मोशन में नहीं आ पाएगा। और ये इरेक्टाइल मोशन
में नहीं आने के लिए जो है कि आपकी दिनचर्या जिम्मेदार होती है। आपकी दिनचर्या जिम्मेदार होती है जो इरेक्टाइल मोशन में नहीं आता है, क्योंकि ये जो जिस टिश्यू से ये बना हुआ है इसको हर्षण टिश्यू कहते हैं। इसमें बोन नहीं होता है, ये ऊतक ही है, ये मांसल ऊतक है और इसमें बहुत सारी बारीक बारीक नसें होती हैं, बारीक बारीक नसें होती हैं और उन्हीं नसों के सहायता से इसमें ब्लड लाया जाता है। और जिस समय आदमी रिलेशनशिप में जाता है तो उस दौरान सबसे ज्यादा ब्लड की आवश्यकता इसी को होती है, इसलिए उस समय ब्रेन में कुछ नहीं चलता है, बस इसी के बारे में चलता है ताकि इसमें ब्लड की सप्लाई होती रहे। अगर जिस समय ये इरेक्टाइल मोशन में है उसी समय आप दिमाग में फॉर्मूला ला दिए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है यार, तो दिमाग उधर जब कन्वर्ट होगा तो ब्लड इधर ना जाके ब्रेन में जाने लगेगा, पता चला कि ये जो है कि सुषुप्त अवस्था में आ जाएगा। उस दौरान ये जो है कि सुषुप्त अवस्था में क्योंकि ब्लड की सप्लाई वहां पर बाधित हो जाएगा। अब चूंकि जब आप गलत लोगों के शिकार में चले जाते हैं, गलत साइट को देखना शुरू कर देते हैं, गलत गलत पुस्तकों को पढ़नी शुरू कर देते हैं, तो आप जो है कि स्वतः अपने आप इससे जो है कि आप उस सेमेन को जो है, स्पर्म को जो है कि बाहर निकालना शुरू करते हैं, जिसको हस्तमैथुन लोग कहता है। उस कंडीशन में लगातार जब इसको आप उस प्रोसेस से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो ये जो हर्षण ऊतक है तो उसका सेंसेशन जो है वह उसका क्षय होने लगता है और धीरे धीरे जो है इसकी जो नसें जो होती है कमजोर होने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि इसमें अब वह ब्लड की सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है ताकि ये इरेक्टाइल मोशन में आ सके। अब इसको इरेक्टाइल मोशन में आने के लिए फिर आप जो है कि दवाओं का इस्तेमाल करना शुरू करें। अब वो दवाएं क्या करती हैं कि आपके शरीर के अन्य अंगों से ब्लड को अवरुद्ध करके इधर भेजना शुरू करती हैं। उस कंडीशन में आप में जो है कि ब्रेन हैमरेज होने की खतरा बढ़ जाता है। पशुपति पारस जी का देहांत इसी तकनीक से हुआ। उम्र तो ज्यादा हो गई, शौक गया नहीं। उम्र ज्यादा हो गई लेकिन शौक है वही मुंह मारने वाली, वन मैन आर्मी लोग तो बना नहीं। अपने पार्टनर से उस शिद्दत से चाहने वाला ये सब आदमी बना नहीं। नेता जिस कैटेगरी का होता है उस कैटेगरी का रेड लाइट होता है, उसी तरह के सब शौक रखता है जो नेता लोग रखता है। मैक्सिमम सब जो है कि शौक रखता है बाबू, और उसके लिए तरह तरह की दवाओं का सेवन करता है। और वैसे ही लोगों का जो है क्या होता है, वैसे ही लोगों का जो है कि इस तरह की स्थितियां पैदा होती है। तो नहीं, मैं जो पशुपति बोल रहा हूं वो किसी दूसरे के बारे में बोल रहा हूं, इसलिए जो है आप इसकी चिंता ना करें, है ना। मैं किसी नेता के नहीं बोल रहा हूं। तो मैंने कहा कि इस तरह की स्थितियां होती है, आप इसको जो है कि उस मोशन में लाने के लिए इस तरह के उपाय करते हैं और ये आजीवन इस तरह से उसमें ये चलता रहता है। तो ये तो हमारा जो है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बातें हुई। उसके बाद जब हम लोग बातें करते हैं ये जो सीमेन निकल रहा है उसका, तो एक्चुअली में वो कहां के बाबू, किधर करे, कहां से लाइए उसको, हाँ ये लिखा हुआ जो था इसको इरेज करना पड़ेगा ना, इसको कर दीजिए बोर्ड को बगल में दीजिए, करना देखिए वो उस पर मत है तो गड़बड़ा जाएगा सभी। अच्छा हाँ फिगर रह गया है ना, चलिए वेरी गुड। तो मैंने कहा बाबू इसमें
चलिए अब मैंने ये कहा इसमें कि जो सीमेन निकल रहा था उस सीमेन में यह जो है यही स्पर्म, और मैंने कहा कि वन एजुकेशन के दौरान 20 से 30 करोड़ इस तरह का स्पर्म निकलता है। जिस समय आपकी उम्र 18 से 20 की अवस्था में होती है तो ये जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और इसका जो शेप होता है आप देख रहे हैं कि तीर की तरह है, आगे नुकीला है। ये देख रहे हैं ना, ये आगे ये नुकीला है, धारा देखिए, और पीछे जो है टेल इसका पतला है। ये क्या है? ये इसका ये टेल है जो पतला है। अब इसके जो पार्ट है तो एक्चुअली में यही इसका पार्ट यहां से लेके यहां तक का, इसको हम लोग कहते हैं हेड। इसको क्या कहते हैं? ये हेड वाला पार्ट। इस हेड वाला पार्ट में ये सबसे ऊपर का जो लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बाबू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको कि प्लाज्मा झिल्ली जिसको कहते हैं, जिसको कि हमारे इस स्पर्म को ऊपर से वो ढक के रखा होगा। और यहां पर ये जो देख रहे हैं, यह जो एक्रोसोम जो है ये, इसमें एक्रोसोम की मौजूदगी, और इसके बाद ये जो देख रहे हैं अंदर, तो इसमें जो फ्लूइड है ये एक्चुअली में न्यूक्लियस का ये फ्लूइड है। और इसे न्यूक्लियस फ्लूइड में अब देखिएगा यहां 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 ये सब जो है हमारे क्रोमोसोम की मौजूदगी। किसकी मौजूदगी है? क्रोमोसोम। यानी जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं और जो सीमेन एजुकुलेट होता है तो एक्चुअली में उसमें जो स्पर्म आता है उस स्पर्म में हमारा क्रोमोसोम होता है, और वह क्रोमोसोम XY होता है। वह क्रोमोसोम क्या होता है? XY होता है। जबकि हम लोग देखते क्या है कि यह फीमेल का एग है, ये अंडाणु है बाबू। ये क्या है? ये एग है, ये अंडाणु है। हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो ये एग है, और यह इसमें जो होता है क्रोमोसोम वह XX होता है। इसमें क्या होता है? XX होता है। लेकिन यह XX को फर्टिलाइजेशन करने के लिए इसकी जरूरत है, और इसमें कोई एक जो है इसको फर्टिलाइज करेगा। इसमें से, इस क्रोमोसोम में से कोई एक उसको फर्टिलाइज करेगा। इसलिए कहते हैं कि सेक्स डिटरमिनेशन में फीमेल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, मेल का कंट्रीब्यूशन होता है। और जब किसी महिला को लगातार पुत्री की प्राप्ति होती है तो उसके घर वाले कहते हैं कि कुलक्षणी है भाई, खाली जो है कि बेटियां पैदा कर रही। जबकि फीमेल का लड़का होगा कि लड़की होगा, फीमेल का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। उसका बस इतना ही कंट्रीब्यूशन है कि भैया मैंने आपको एक प्रोवाइड कर दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लड़का के लिए आपका फर्टिलाइजेशन और कि लड़की के लिए वो आपका क्रोमोसोम डिटरमाइन करेगा। कैसे करेगा? तो अगर ये जो क्रोमोसोम है बाबू, ये जो क्रोमोसोम है XY मेल में, तो अगर इसका एक से इसके साथ फर्टिलाइज किया तो चूंकि इसका X आ गया और हमेशा इसमें से केवल एक ही के साथ वो मिलके अपना फर्टिलाइजेशन पूरा करेगा, इसका मतलब कि X इसमें से आ गया और X उस महिला का है, इसमें उस महिला का एक X है। इसका मतलब कि यहां पर डबल X हो गया।
और सेक्स डिटरमिनेशन कौन करेगा, इसमें से कोई एक करेगा। तो इसका यहां पर जाके ये एक से डोमिनेंट हो गया। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी तो उस कंडीशन में लड़की पैदा होगी। लेकिन अगर इस मेल स्पर्म का, अगर इस मेल स्पर्म का जो वाई क्रोमोसोम है अगर जाके और इसके साथ फर्टिलाइजेशन किया, इसका मतलब कि इसका एक्स और ये वाई, तो वाई यहां पर क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। तो उस कंडीशन में अब एक्स वाई क्रोमोसोम वाला शिशु पैदा होगा, यानी लड़के के रूप में पैदा होगा। तो हर हाल में या तो ये निर्धारित करेगा, ये निर्धारित करेगा, किसी भी हाल में महिला का एक्सेस क्रोमोसोम निर्धारित नहीं करता है। इसलिए सेक्स डिटरमिनेशन में जो है पुरुषों का कंट्रीब्यूशन होता है, न कि महिलाओं का कंट्रीब्यूशन। दूसरी बात यह है कि मैंने कहा कि अब चूंकि ये करोड़ों की संख्या में निकल रहा है, इसका ये नेक वाला पोर्शन है, लेकिन यह एक सेल है। ध्यान रखिएगा, स्पर्म क्या है, ये एक्चुअली में स्पर्म है और स्पर्म एक सेल है। और हर सेल को एक्टिव रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तभी वो मूवमेंट करेगा। अगर ये छटपट करेगा, इसका मतलब कि उसमें पावर है, पावर की सप्लाई हो रही है, तो इसके लिए भी एनर्जी चाहिए, जो टेस्टिस से पास से होते वहां तक जाएगा और जाने के बाद तब जो है कि जहां अपना गंतव्य स्थल है, डेस्टिनेशन है, वहां तक वो पहुंचेगा। तो इसके लिए जो एनर्जी देने का काम करता है, एक्चुअली में यह जो पार्ट देख रहे हैं और ये जो बना हुआ है, एक्चुअली में ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जो इस स्पर्म को पावर की सप्लाई करता है, जिस हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो इसमें भी पावर की सप्लाई वही करता है। और ये जो स्पर्म है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, तो स्पर्म। सबसे छोटी कोशिका का नाम स्पर्म, और सबसे बड़ी कोशिका का नाम ओवम। और सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर का ओवम है, जो महिलाओं में होता है, तो ओवम है। तो इस तरह से यही जब जाएगा और जाने के बाद वह जो अंडाणु है, अब करोड़ों की जो संख्या में है, ये एक है, अब करोड़ों की संख्या में जो अंडाणु गया, ये स्पर्म जो गया करोड़ों की संख्या में, तो अब यही जो है ये क्या हुआ, और जाने के बाद वो चाहता है कि इस एग को जो है, इसको दीवार को तोड़कर और अंदर हम प्रवेश कर जाए, करोड़ों की संख्या में। लेकिन कोई एक ही स्पर्म जो होता है, इस अंडा को उसको तोड़कर अंदर इंटर कर पाता है, और जो इंटर कर पाता है वही अब उसमें जो है रह जाता है, और फिर फर्टिलाइजेशन की क्रियाएं शुरू होती है फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद। और बाकी जब चला गया तो सीट तो एक ही थी, अंदर प्रधानमंत्री की सीट तो एक ही है, तो एक चला ही गया, बन ही गया, तो बाकी लोग जो है कि मुंह बना के दिल के अरमा आंसू में बह गए। सब जो है अब कोई जरूरत नहीं है, दूल्हा दुल्हन मिल गई, अब बाराती चलो भाई अपने घरों, जैसे जिसको मौका मिला निकल लिया। तो ये स्थितियां होती हैं। अब रही बात कि जो दूसरा पार्टनर है, वह दूसरा पार्टनर कहाँ है बाबू, दूसरे पार्टनर के बाद हाँ, इसको मिटा दीजिए। अब देखिए, यह जो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो दूसरा पार्टनर है, थोड़ा सा बड़ा करो बाबू, होगा ना, हाँ वेरी गुड। अब देखिए, ये जो दूसरा पार्टनर है, ये फीमेल पार्टनर है। इसके पहले हम लोग देख रहे थे मेल पार्टनर के बारे में, तो ये फीमेल पार्टनर। अब इस फीमेल पार्टनर में जो
मादा जनन तंत्र है, मादा जनन अंग है। तो एक्चुअली में ये जो आप इस शेप में देख रहे हैं, इस तरह से, इस तरह के शेप में जो आप देख रहे हैं, ये इस तरह से, और ये ऊपर से जो है इस तरह से है। ठीक ये शेप अगर आप अपनी हथेली को ऐसे कर लीजिएगा, हथेली को ऐसे कर लीजिएगा दोनों मिला के, तो ठीक यहां फीमेल, ये जो रिप्रोडक्टिव जो शेप है, इस शेप की आकृति आपके हथेली में ये बनती है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो वजूद है, इस वजूद का जो बेस है वो ये। इसलिए समझिए कि यूं ही नहीं कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपनी जान को हथेली पे लेकर एक मां अपने शिशु को जन्म देती है। और ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिस ऑर्गन से होकर गुजरता है, ये सब वही ऑर्गन्स। एक्चुअली में सबसे पहले हम लोग अगर बातें करेंगे तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं एक्चुअली में, तो ये पोर्शन आपका जो है ये वेजाइनल का एक्सटर्नल पार्ट होता है। वेजाइनल का एक्सटर्नल पार्ट होता है, और इस एक्सटर्नल पार्ट का ये जो भाग होता है, ये इसको कहते हैं वुल्वा। इसको क्या कहते हैं? वुल्वा कहते हैं। और ये जो वुल्वा होता है, इस पर हेयर्स होते हैं। इस पर क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये इसका जो किनारे वाला पोर्शन है, ये जो किनारे वाला पोर्शन है, तो एक्चुअली में जो आपका लिप्स है, जो होंठ है, तो होंठ की तरह ये भी जो है कि मोटा होता है, किनारे वाला पार्ट। और होंठ को लेबिया कहा जाता है। हेड को क्या कहते हैं? होंठ को लेबिया कहते हैं। और चूंकि बड़ा होता है, मोटा होता है, इसलिए इसको कहते हैं लेबिया मेजोरा। इसको क्या कहते हैं? लेबिया मेजोरा कहते हैं। अब इस लेबिया मेजोरा के बाद एक पेयर पतले होंठ होते हैं। एक पेयर पतली सी होंठ की तरह होती है, पतली सी। तो पतली सी है तो पतली चीजों को माइनर कहते हैं, लेकिन होंठ की तरह है तो उसके लिए भी लेबिया शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो लेबिया माइनोरा, यानी कि लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, दो चीजें इसमें हो गई। लेबिया मेजोरा एक पेयर, लेबिया माइनोरा एक पेयर। और इसी के ठीक ऊपर, लेबिया माइनोरा से ऊपर एक छोटी सी इरेक्टाइल एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्लाइटोरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस कहते हैं। और ये सबसे टॉप पर होता है। और जिस समय एक मेल पार्टनर अपने फीमेल पार्टनर से रिलेशनशिप बनाता है, तो जब उस क्लाइटोरिस के साथ उसका फ्रिक्शन होता है, उसके साथ घर्षण होता है, तो उस दौरान फीमेल पार्टनर में सबसे ज्यादा उत्तेजना बढ़ती है। यानी फीमेल शरीर का सबसे उत्तेजित कोई पॉइंट है तो ये क्लाइटोरिस का, किसका है? क्लाइटोरिस का पार्ट होता है जो सबसे उत्तेजित होता है। हालांकि उत्तेजना के लिए बहुत सारा जो पार्ट होता है मानव शरीर में, वो उसमें जो है कि जिम्मेदार होता है, जिसमें कि आपका गर्दन के पास ये वाला पोर्शन होता है, तो यहां भी जो है कि वह सेंसेशन के लिए होता है। ईयर का जो पोर्शन होता है वह सेंसेशन का होता है। फिर ये गर्दन के पीछे वाला जो पोर्शन होता है ये सेंसेशन का होता है। फिर जो आपका मेमोरी ग्लैंड का जो निपल्स होता है वह भी सेंसेशन का ऑर्गन्स होता है, जो सेंसेशन पैदा करता है शरीर में। लेकिन मैक्सिमम सेंसेशन जिससे होता है उसी का नाम क्लाइटोरिस। ठीक है। अब चूंकि
ये तो आपका एक्सटर्नल चीजें हैं जो उत्तेजना पैदा हो रही है। अब चूंकि आप जब रिलेशनशिप में बनाया तो ये बहुत ही बारीक सी जो ये नली है, तो इसी नली को सर्विक्स कहते हैं। उस नली को क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। और इस सर्विक्स में जाने से पूर्व यहां पर जहां पर विजाइनल रूट होता है तो वहां पर फिंगर्स की तरह बारीक बारीक रचनाएं होती है, फिंगर्स की तरह, यानी कि इस तरह से ये फिंगर्स की तरह रचनाएं होती और इसमें बहुत ही एक छोटा सा उसमें एक होल होता है और बाकी इस पर एक बारीक सी पतली सी एक लेयर इसको ढक के रखती है। केवल एक बहुत ही बारीक सा जो होल होता है यह केवल ओपन होता है और उसके ऊपर से एक बारीक सी पतली सी लेयर जो है बाकी को ढक के रखती है। तो जब पहली बार कोई आदमी रिलेशनशिप में जाता है तो ये सब के सब जो है कि ये फ्लेक्सिबल होता है, रबड़ की प्रवृत्ति इसमें होती है। तो जब रिलेशनशिप में जाता है तो जब ये फैलता है तो उस कंडीशन में अगर पहली बार अगर रिलेशनशिप में कोई जा रहा है तो ऊपर का जो लेयर होता है यह लेयर पतला सा फट जाता है। तो जैसे फटता है तो उसी स्थिति को कहते हैं कि उसकी वर्जिनिटी जो है समाप्त हो गई, उसका कौमार जो है वो भंग हो गया। तो कौमार भंग होने की प्रोसेस को जो है कहते हैं कि वो जो है कि उसकी वर्जिनिटी टूट गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चूंकि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं गए, साइकिल चला रहे हैं, गिर गए, एथलीट हैं या कोई भारी चीज उठा लिए हैं, पैर इम्बैलेंस हो गया, तो उस कंडीशन में भी यह जो अपर लेयर होता है वह क्रैक कर जाता है, फट जाता है। तो कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट टाइम कोई रिलेशनशिप बनाए तो उस दौरान ब्लीडिंग होगा, ये कोई जरूरी नहीं। और जिनको जानकारी नहीं है, अब पता चला कि शादी हो गई और अगर जो है कि फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग नहीं हुआ, अब माथा पकड़े हुआ भाई रे लगता है कि कोई गड़बड़ है पहले से नहीं। तो वो जब नहीं पढ़ा लिखा है तो उसी स्थिति में माथा पकड़ेगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में भी आदमी नहीं गया, या कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में क्या हुआ उसके बावजूद भी लेयर जस के तस है, क्योंकि लेयर जो है वह बहुत ही मजबूत उसका है, टूटा ही नहीं, टूटा ही नहीं। अब आप कहिएगा कि यार वर्जिनिटी कायम है, नहीं, लेकिन उस कंडीशन में क्या है, वो तो जो है कि उसका सील भंग कई बार हो चुका लेकिन फटा नहीं, तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग नहीं होगा। तो ये केस भी सामने आता है। कई बार ऐसा होता है बाबू कि मेट्रोपॉलिटन सिटी की मैं बातें बता रहा हूँ, मैं बता देता हूँ क्योंकि ये टॉपिक हो रही है तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। तो जो उस ख्यालात के लोग होते हैं जो रंगीन शौक मिजाज रखते हैं, तो वो लोग क्या करता है कि अगर उनका रिलेशनशिप एबॉर्शन हो चुका है, अभी शादी नहीं हुई है, अब शादी लगी, तो उस कंडीशन में लोग क्या करता है कि डॉक्टर से स्टिच करवा देता है। और स्टिच इस तरह से करवाता है कि जब रिलेशनशिप में कोई जाएगा तो स्टिच टूटेगा, तो स्टिच टूटेगा तो ब्लीडिंग होगा, और जब ब्लीडिंग होगा तो लड़का खुश। ये मेट्रोपॉलिटन में ये चीजें होती है। दूसरी चीज, एक और चीज मैं बताता हूं, दूसरी चीज कि पहले से जो है कि इस तरह के प्रोसेस हो चुका है, और जो रेड कलर होता है उसको कॉटन में उसको भिगो के, वो पता उसको कि अब दुल्हा जी आई है, तब पहले ही से जो है कि उसको अंदर उस कॉटन को इंजेक्ट कर लिया। जब आप रिलेशनशिप में गए तो लाल लाल रंग निकलना शुरू, आप कहिएगा
कह रही है बाप रे बाप। नहीं, तो ये भी चीजें जो है कि आजकल खूब होती है मेट्रोपॉलिटन सिटी। ये सब सारी चीजें हमको मेरा एक डॉक्टर मित्र है, तो डॉक्टर मित्र बताता है कि देख भैया क्या क्या चक्रव्यूह होता। तो खैर ये चीजें होती है। तो मैंने कहा कि एक्चुअली में क्या होता है कि ये ओपनिंग होता है, उस ओपनिंग के बाद ये सर्विस होता है। देख लो आप, ये सर्विस होता है और यही सर्वाइकल कैनाल होता है, इसी को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। और ये जो सर्वाइकल कैनाल है, अभी आजकल बड़ी खूब चर्चा बटोर रहा था। एक जो मॉडलर थी पहले, क्या नाम था वो? पूनम पांडे। पूनम पांडे। तो था कि भाई उसकी मौत हो गई, क्यों भाई? तो उसको जो है कि सर्वाइकल कैंसर हो गया। तो सर्वाइकल कैंसर होने की वजह क्या है? अपने इस तरह के ऑर्गन को साफ सफाई नहीं रखना, एक से अधिक लोगों के साथ रिलेशनशिप में जाना, नशीली दवाओं का सेवन करना। तो बहुत सारे इसके लिए जो है कि ये कारण जिम्मेदार होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पहले इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन धीरे धीरे घाव में बदल जाता है, वही घाव धीरे धीरे जो है वहां के सेल को डैमेज करता है और अंततः वो कैंसरस हो जाता है। और हमारे देश में महिलाएं जो है कि सबसे ज्यादा आज के डेट में तेजी से प्रभावित हो रही हैं, तो ये सर्वाइकल कैंसर और यूट्रस कैंसर की वजह से हो रही है। अब चूंकि यहां से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, तो चूंकि जब आप रिलेशन बनाते हैं तो इसी मार्ग से होकर वह आपका जो ऑर्गन होता है अंदर प्रवेश करता है, लेकिन वो यहीं तक आता है, यहीं तक आता है। और उस दौरान उसे जो सेमिनल फ्लूइड्स वगैरह निकलता है, तो वह तेजी से जो है इसमें आता है। और एक्चुअली में यूट्रस है, ये क्या है? ये इसको यूट्रस कहते हैं, इसी को गर्भाशय कहते हैं। अब इस गर्भाशय में एक जो होता है, जो अंडाणु होता है, अगर यह पहले से यहां वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, लेकिन एक इसमें कब इंतजार करता है? क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि ये फिमरी है, ये झालर है, ये जिसको फिमरी कहते हैं, ये भी फिमरी है। तो चूंकि फिमरी भी एक पेयर होता है, और ये देखिए इसी का नाम है ओवरी। इसका नाम क्या है बाबू? ओवरी। और इसी ओवरी में एग तैयार होता है, इसी ओवरी में अंडाणु जन्म की क्रिया इसको कहते हैं। तो इसी में एग तैयार होता है। अब यह जो एग होता है वो बनने की प्रक्रिया 11 से 12 साल की उम्र में महिलाओं में शुरू हो जाता है, बनने की प्रक्रिया। और जब यह बनने की प्रक्रिया में आ जाता है, तो इसको बॉडी को तो पता है कि हमारा एग कितने दिन में तैयार हो जाएगा, तो उसको आने से 14 से 15 दिनों पूर्व ये जो हमारी ओवरी है, तो ओवरी के 3 लेयर्स होता है। इसका जो सबसे अंदर लेयर है, अंदर का, उसमें जो है कि उसकी ऊपरी जो सेल होती है, वो लेयर्स टूटनी शुरू हो जाती है, उसमें खिंचाव होता है। और जब खिंचाव होता है तो ये इसमें का जो गंदगी वगैरह है अंदर, वह गंदगी वह ब्लड के माध्यम से वह शरीर के अंदर से वह बाहर निकलना शुरू हो जाता है, वह गंदगी। और जब बाहर निकलनी शुरू होती है, तो उस स्थिति में इसको बाहर पूरी तरह से साफ होकर निकलने में 3 से 5 दिनों का समय लगता है। वह जो क्रिया शुरू होती है पहली बार 11 से 12 या 13 साल की अवस्था में महिलाओं में, उस स्थिति को मेनार्की कहते हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं बाबू? मेनार्की कहते हैं। यानी मेनार्की की वह स्थिति होती है जब महिलाओं में पहली बार धर्म चक्र शुरू होता है, मासिक धर्म चक्र शुरू होता है, जिसको रजोधर्म कहते हैं। तो रजोधर्म शुरू होता है 12 से 13 वर्ष की अवस्था में। और जब ये धर्म शुरू होगा तो 3 से 5 दिन तक रहेगा। और जिस दिन शुरू हुआ है, अगर 1 तारीख को शुरू हुआ है, तो 14वें से 16वें दिन
के भीतर इसमें से जो एग मैच्योर हो गया है वह एग इसमें आके वेट करेगी। 14वें से 16वें, अगर आपको मेंस आज आया है तो आज से गिनिए कि 14वें से 16वें दिन के भीतर ये एग यहां पर आ जाएगा और इंतजार करेगा किसका? स्पर्म का। स्पर्म का इंतजार करेगा। तो अब चूंकि ये अब कभी क्या होता है कि किसी महीने में इससे जो है कि रिलीज हुआ, किसी महीने में इससे रिलीज हुआ, यानी एक महीने में महिलाओं में सिर्फ एक ही एग रिलीज होता है, एक महीने में। और अगर मान लीजिए कि ये एग रिलीज होने की प्रोसेस अगर 12 साल की उम्र में शुरू हुई तो यह जनरली 45 से 50 वर्ष की अवस्था तक जाते जाते समाप्त हो जाती है, यानी 45 to 50 ईयर्स तक जाते जाते यह एक बनने की प्रक्रिया जब फिनिश होती है तो उस कंडीशन में ये जो मासिक धर्म चक्र है वो भी जो है समाप्त हो जाता है। तो मासिक धर्म चक्र समाप्त होने, द एंड होने के जो प्रोसेस है, जो वह चरण होता है, उसी को मेनोपॉज कहा जाता है। पॉज का मतलब होता है रुक जाना और मेनो का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल का समाप्त होना, दैट मींस कि मेनोपॉज का होना। और महिलाओं में मेनोपॉज 45 से 50 वर्ष की उम्र में आ जाती है। आजकल जो है कि भागदौड़ की जिंदगी में 40 से 45 वर्ष की उम्र तक आते आते जो है मेनोपॉज आ जाता है। तो सोचिए कि महीने में सिर्फ एक अंडा, और ये शुरू हुआ आपको 12 साल की उम्र से सपोज मान ले, और चला आपको 45 साल की उम्र तक। इसके मतलब ये हुआ कि यह कुल कितना साल तक एग रिलीज हुआ? 33 साल तक। और 33 साल तक एग रिलीज हुआ और महीने में एक, तो 12 महीने में कितने? 12, यानी साल में 12 अंडा ही रिलीज हुआ। इसका मतलब कि 33 साल तक, तो 33 गुने 12, उसके पूरे जीवन काल में कितना अंडा रिलीज हुआ? बड़ी बात कमजोर है जी। कितना हुआ? बोलिए 396। मान लिया कि मोटा मोटी 400, 396 हुआ है ना। मान लिया मोटा मोटी 400 अंडा एक महिला अपनी पूरी उम्र में एग रिलीज करती है, जिससे शिशु को जन्म होता है। अगर मान लीजिए कि महिला 2-3 शिशु को जन्म दी हुई है, तो इसका मतलब कि 3-4 साल और उसमें से माइनस कर दीजिएगा। नहीं, 3-4 साल और माइनस हो जाएगा, क्योंकि जिस समय अब वह प्रेगनेंसी की स्थिति में होगी उस समय तक एग रिलीज होगा नहीं। और जब वह बच्चे को जन्म दे देगी तो उसके बाद 2-3 महीने के बाद जो है वह एग रिलीज होना शुरू होता है। तो 9-3-12, तो उस दौरान 1 साल का समय ऐसे निकल गया। तो 400 से ये और क्या हो जाएगा, और ये नीचे डाउन चला जाएगा और ये नीचे घट जाएगा। तो सोचिए कि ये अपने पूरे उम्र भर में बिलो 400 एग को डिस्चार्ज कर, और जो मेल पार्टनर है, तो सोचिए कि पूरी उम्र में वो कितना वह जो है कि डिस्चार्ज करता होगा। तो एक बार में मैंने कहा कि 20 से 30 करोड़ एक टाइम में। और अगर वो रंगीन मिजाज वाला है तो दिन में मान लिए कि अगर गलत संगत में है तो 3-4 बार। तो समझिए कि भाई ये तो सबसे बड़ा जो है कि धनवान हो जाए नहीं, सबसे बड़ा धनवान हो जाए। और इसका जो है कि ये लक्षण जो है 20 से 30 करोड़ वाला, ये जितना भी है वो फर्टिलाइजेशन के लिए अपनी पूरी तरह से जो है वह कैरेक्टर रखता है। अगर मान लीजिए कि सबों को अलग अलग करके अब फर्टिलाइज किया जाए तो पता चला कि जो पिता होगा
वो कई ग्रहों का बाप होगा? नहीं, कई ग्रहों का बाप बन जाएगा। तो इस तरह की प्रोसेस जो होती है बाबू वो होती है। अब रही बात, सुनो बाबू ध्यान से। तो अब मैंने कहा कि यहां पर अब ऑलरेडी ये एक आ गया है 14वें से 16वें दिन के दौरान। 14वें से 16वें दिन के दौरान कब? मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू होने के साथ, है ना? 5 दिन तक रहेगा। इसका मतलब कि 5 दिन अगर माइनस करेंगे तो जिस दिन अगर मेंस खत्म होता है तो उस दिन से 10वें दिन याद रखिएगा। तो अगर कोई शिशु के लिए नीडी अगर हो तो वह 14वें से 16वें दिन के दौरान अगर रिलेशनशिप पे जाता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि उसे जो है वह शिशु का सौगात मिल जाता है, या समाप्त होने के मेंस समाप्त होने के 10वें दिन से 11वें 12वें दिन के बीच जो है अगर वह रिलेशनशिप में जाता है तो उस स्थिति में उस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाए। लेकिन अगर हमको नहीं चाहिए तो 14 और 16 के दौरान बिल्कुल तो सटेंगे ही नहीं, है ना? और चूंकि जो होता है ना कि क्रिकेट मैच आप जरूर देखते हैं तो कहते हैं ना कि भाई 5 ओवर तक टिक के खेलना है बाबू, एकदम एहतियात से, विकेट नहीं देना। और जब मैच का जो है कि अंतिम ओवर चल रहा है, स्लैग ओवर चल रहा है, 45वां ओवर चल रहा है, तो मार उछाल उछाल के खेल रहा है। तो चूंकि आपको पता है कि ये जो साइकिल होता है यह हर महीने 28वें दिन, यानी एक साइकिल 28 डेज का होता है। एक साइकिल 28 डेज का होता है। तो अगर मान लीजिए कि 1 तारीख को पिंकू को सपोज आया मैथ की माना कि x है, तो हम लोग मान कि x तो क्या से क्या बना देते? नहीं, तो माना कि आया 1 तारीख को। अब अगली बार कब आएगा? बोलिए अगली बार कब आएगा? 28 को आएगा, इसी महीने में 28 को आ जाएगा। फिर उसके बाद कब आएगा? तो महीने में 2 दिन जो है कि घटाते चले जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि जब आपका हार्मोन्स थोड़ा सा डिसऑर्डर हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि खान पान ठीक नहीं रहता है, खून की कमी हो जाती है, तो उस स्थिति में ये 2-4 दिन आगे पीछे भी हो जाता है। 2-4 दिन आगे पीछे भी होता है, लेकिन 2-4 दिन तक आगे पीछे होना तो सही है, लेकिन 10 दिन आगे पीछे अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से किसी विशेषज्ञ से आपको जाके जांच करवानी चाहिए कि भाई ये डिसऑर्डर इस तरह से हो रहा है, क्योंकि ये एक संकेत भी जाता है कि कहीं ना कहीं आपका जो है इस तरह का सर्वाइकल या ओवरी से रिलेटेड कोई जो है बीमारियों को कहीं उत्पत्ति तो नहीं हो रही। उस स्थिति में क्योंकि ज्यादातर चांस होता है कि आपका जो ओवरी होता है, अगर ओवरी में इस तरह से कहीं कोई समस्याएं अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उस स्थिति में ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो ये यहाँ पर 14 से 16 अगर मानिए उस दौरान इसकी मुलाकात अपने पार्टनर से नहीं हो पाई, इस एक की मुलाकात इससे नहीं हो पाई, पार्टनर कौन है? हाँ, तो जब नहीं हो पाई तो 2 दिन तक यानी लगभग 72 घंटे तक इंतजार करता है। देखिए लोग झूठों को न कहता है कि मैं इंतजार करूंगा तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। जब ये 72 घंटे से ज्यादा इंतजार नहीं कर पा रहा तो आप जन्म जन्मांतर के जो कहते हैं कि हम लोग कसमें खा रहे हैं तो झूठ है। नहीं, ये तो 72 घंटा का इसका है। तो इसलिए 72 घंटे तक अगर मुलाकात नहीं होती है तो उस स्थिति में 72 घंटे के बाद यह बाहर यूरिन के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ये मुलाकातें हो गई, कई बार ऐसा होता है कि क्या हो गई बाबू, इसकी मुलाकात हो गई और यहीं पर है, मुलाकात हो गई और यहीं पर है
यानी कि ये है, और मुलाकात होने के बाद एक अंदर प्रवेश कर लिया, लेकिन अभी यहीं पर है। उस दौरान दूसरी बार फिर रिलेशनशिप बनी, 2-4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद रिलेशनशिप ये बन। फिर जो है कि करोड़ों की संख्या में गया हुआ है, उसको तो नहीं पता कि अंदर कोई है, ये भी जो है कि दरवाजा तोड़ के अंदर जो है समाने के प्रयास किए। तो एक और जो है कि इसमें आके समा गया, एक और इंटर चला गया, जैसे गया अब यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होना शुरू हो गया। एक मान लीजिए कि गोरा था, लेकिन जो दूसरी बार जिससे हुआ वो कोई उसका दोस्त था नहीं, इसने सोचा कि चलो भाई एक ही चीज में दोनों खा जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि ईश्वर जो है बोला कि अच्छा बहुत तेज बनते हो, रुक जा। तो दोनों चला गया, दोनों का फर्टिलाइजेशन। एक जो था कि व्हाइट स्किन था, दूसरा जो है कि ब्लैक स्किन था। एक हुआ गोरा, एक हुआ। अब जो है कि पति, अब है पति परेशान कि राधा क्यों गोरी, मैं क्यों खाऊं। यशोमती मैया से बोले नंदन नहीं कि एक जो है कि गोरा है, दूसरा काला क्यों। तब भाई एक ही उपाय है, डीएनए जांच। डीएनए जांच किया गया, पता चला कि एक मैच तो पिताजी से कर गया और दूसरा मैच पड़ोसी से कर गया। नहीं, तो इस तरह की स्थितियां भी यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। ठीक है बाबू। अब मान लीजिए कि जैसे दोनों का मिलन हो गया, तो अब फर्टिलाइजेशन के लिए एकांत खोजता। फर्टिलाइजेशन के लिए एकांत की जरूरत है। जैसे आप क्या होता है, किसी को बोलते हैं कि यार अच्छा फिर आते हैं जू से घूम के, तो जाता है हाथ में हाथ पकड़े हुआ गया, जैसा हम ऑब्जर्वेशन करते हैं गया। उसके बाद जो है कि दाएं बाएं कहीं नहीं देखता, दोनों जो है कि एकदम सन्नाटा झाड़ी की तरह। कईयों को मैंने देखा भाई, सन्नाटा झाड़िया में जाके चोच में समझा, वहां पर जा। उसी तरीके से जब ये दोनों का मिलन हो गया, दोनों का फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों एकांत खोजता है, और ये जो यहाँ ये ट्यूब है, इसी ट्यूब का नाम है फिलोपियन ट्यूब। इसका नाम क्या है बाबू? फिलोपियन ट्यूब। और इसी फिलोपियन ट्यूब में अब जाने के बाद वहां फर्टिलाइजेशन की क्रियाएं। अब जब ये अंडा पूरी तरह से फर्टिलाइज हो जाता है, तब वो फर्टिलाइज होने के बाद अब होता है कि अब लौट चले, तब आता है, अब यहां पर ये लौट आता है। अब यहां पर अब जो है कि एक नए जीव का डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। अब इसी में वह डेवलपमेंट का प्रोसेस जब शुरू हो रहा है इसमें, तो उसी दौरान इस तरह से जाइगोट बनता है। अब यही जाइगोट धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, और एक समय आता है कि जब 100-280 दिनों का समय को पूरा करता, 270 से 280 दिनों का जब समय पूरा करता है, तो उस दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब स्रावित होता है, तो इसको इधर से और इसको इधर से दोनों तरफ से संकुचित करता है। जैसे संकुचित करता है तो ये यहां तक आ जाता है, ये यहां तक। तो जब दबाव पड़ता है, अब ये नीचे सरकता है। ओसोफेगस वाली बात याद रखिए जो मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब जब यहां सरक के आ गया ये, फिर अब यहां पर दबाव पड़ा। दबाव कौन दबा रहा है? ऑक्सीटोसिन। अब ये यहां सरक के आ गया, फिर यहां सरक के आ गया, फिर दबाव डाला, अब यहां सरक के आ गया, और एक बार और हुमच के जब दबाव डाला, तो उस स्थिति में शिशु का जन्म हो। और 270 से 80 दिनों के बाद बच्चा जो है इस पृथ्वी पर वह कदम रखता है। जितनी आसानी से मैंने बता दिया कि एकदम यहां से दबाव डाला, ये आ गया। पूछिए उस मां से, जिस मां को एक अपने शिशु को जन्म देने में जिस दर्द को सहन करना पड़ता है,
ईश्वर ने इस ब्रह्मांड में उतना दर्द किसी भी चीज में नहीं बनाया। बस यही समझिए कि उतना दर्द का जो लेवल है, उस लेवल का कोई दर्द बना ही नहीं। अगर आपके सामने कोई आपका हाथ ऐसे काटते रहे ना, ये उतना दर्द नहीं करेगा। गला भी कोई काटते रहे दर्द नहीं करेगा उतना, जितना दर्द एक शिशु को जन्म देने में एक मां को उठाना पड़ता। और जैसे ही शिशु का जन्म हो जाता है, मां बेतहा दर्द की शिकार हो चुकी होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेने के बाद रोता है तो उसके होठों से जो पहला शब्द निकलता वो भी मां निकलता, बाप नहीं निकलता। बाप तो काम करके हट गया नहीं, भूगा तो रहा है कोई और। लेकिन जैसे ही उस बच्चे ने मां शब्द को छेड़ा, मां शब्द को कहा, मां जब अपने कानों में अपने बच्चे के मां शब्द को सुनती है, वो सारे दर्द और गम को भूल जाती है। उसको पता नहीं कि उसका दर्द कहां चला गया, और एकदम वो खुशी से इतनी प्रफुल्लित हो जाती है कि उतनी खुशी उसकी जिंदगी में कभी मिली ही नहीं। और उसी दौरान जैसे वो खुश होती है तो उसी दौरान रिलैक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन शुरू हो जाता है। और रिलैक्सिन जब सेक्रेशन होता है तो जो भी मांसपेशियां खिंचाव में थी, वह जो है कि पूर्वावस्था में जाने लगती है, वो उसका रिकंस्ट्रक्शन करने लगता है और एकदम वहां के दर्द को नॉर्मल बना देता है। और इस तरह से ये प्रोसेस जो है हमारे रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसको फुलफिल करता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं माय डियर कि मानव शरीर में इस तरह के बहुत सारे हमारे जो प्रकृति प्रदत्त जो सिस्टम्स हैं उसको बनाया गया है। अब अगर किन्हीं के मन में कोई प्रश्न है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। किन्हीं के मन में अगर कोई प्रश्न अगर है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें लिखा है कुछ नहीं, ठीक है, जो बताना था मैंने बता दिया, है ना। आज क्या हो बोलो अभिषेक सर, जो एक वो आता है वहाँ पर गर्भाशय में, हाँ, तो फिर से फर्टिलाइजेशन के लिए वो जाता है फिलोपियन ट्यूब में जाता है। हाँ, तो फिलोपियन ट्यूब में जाएगा, जब यहाँ फर्टिलाइज हो जाएगा तो फर्टिलाइज होने के बाद फिर यहाँ पर आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब चूंकि हमारा फिलोपियन ट्यूब जो होता है दो होता है, क्या पिंटू, कितना, दो, एक इस साइड में एक इस साइड में, तो फिलोपियन ट्यूब दो होता है। तो कभी फर्टिलाइजेशन इधर हुआ तो कभी फर्टिलाइजेशन इधर हुआ। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि हमको एक ही बच्चा रखना, एक बच्चे का जन्म हो गया, तो क्या किया जाए? तो उस कंडीशन में वैक्सोटोमी करवा लेता है लोग। स्टेरिलिटी के लिए क्या करता है आदमी, तो फिलोपियन ट्यूब को यहां से जो है कि वो बंद करवा देता है। फिलोपियन ट्यूब को क्या करता है, स्टिच करवा देता है, बंद करवा देता है। तो बंद हो गया तो न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। फिलोपियन ट्यूब के उस नली को कटवा के निकाल दिया या वहां से सील करवा दिया, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो वही ना होगा, लाख यहाँ पर ये मिलता रहे, इसमें जाता रहे, लेकिन वह जो है कि उसका फर्टिलाइजेशन अगर होगा ही नहीं तो न्यूली बोर्न नहीं होगा। तो एक तो जो है कि फिलोपियन ट्यूब को ऐसा करवा दिया। दूसरी चीज की, इसमें हम लोग कॉपर टी लगवा देते हैं। क्या होता है, कॉपर टी। कॉपर टी जो होता है, ये देख रहे हैं ना, ये टी शेप की तरह जो है, यहाँ पर ये इस तरह से जो टी शेप की तरह है, तो एक कॉपर टी लगा दिया जाता है, इसमें फिट कर दिया गया। और जब आपने रिलेशनशिप बनाया तो जो भी सीमेन वगैरह है तो वो तो इसी में गया, लेकिन ये कॉपर टी ऐसा है कि ये ब्लॉक है और वहां तक उसको जाने देगा ही नहीं। लेकिन कॉपर टी होता है क्या है, ये मेटल होता है, तो कहीं ना कहीं समय के साथ साथ धीरे धीरे जो है कि अगर उसे जो है कि वहां की मांसपेशियां रगड़ खा रही है तो घाव भी बन जाता है। कई बार जो है कि कैंसर का वो भी रूप ले लेता है, तो लोग इसका भी इस्तेमाल करता है। या बहुत सारी चीजें जो है कि आप जो कंडोम वगैरह है या और भी चीजें हैं तो उसका लोग इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से जो है कि उसको प्रिकॉशन के लिए लोग इस्तेमाल करता है। पिल्स की जो दवाएं होती हैं
अनवांटेड 72 या क्या क्या चीज, बहुत सारी चीजें आती है, लोग उसका सेवन करता है। लेकिन मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं कि कभी भी उस तरह की दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसका सेवन किया तो आपके शरीर में हार्मोन्स को डिसऑर्डर कर देगा। हार्मोन्स डिसऑर्डर हो जाएगा तो भविष्य में अगर आप कंसीव करना चाहेंगे तो आपका कंसीव नहीं होगा, तो बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ जाती है। तो कभी भी जो है उस तरह की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप लोग को भी मैं कह रहा हूं कि कभी भी उस तरह की जो दवाएं होती हैं जो इरेक्टाइल के लिए जो है कि बनाई गई हैं, उसका भी आप सेवन कभी नहीं करें, क्योंकि आप उस पर आदी हो जाएंगे और उसका साइड इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि आपका हार्ट से रिलेटेड, ब्रेन हेमरेज से रिलेटेड कई तरह की आपकी समस्याएं हो जाएंगी और आप उसी पर आश्रित रह जाएंगे। बेहतर ये होगा कि आप खान पान को बेहतर रखें और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोचें, क्योंकि जितने हमारे शरीर में फंक्शन होते हैं वे सब हमारी जो है सोच की वजह से डेवलप होता है। अगर हम निगेटिव सोचेंगे तो हमारा ब्रेन जो है निगेटिव काम करने के लिए स्टोरिंग कर लेता है, हमको कहना नहीं पड़ेगा। अगर हम सोच लिए कछु काम ऐसे ऐसे करता है जी, ऐसे ऐसे चुराता है, तो हम सोच रहे उसके बारे में कि चुराता है, लेकिन ये चुराने की जो प्रक्रिया है ये मेरे दिमाग में ये स्टोर हो गया और कहीं ना कहीं वो समय समय पे जो है आउटपुट करते रहेगा कि ऐसे चुराना है, मां चुरा। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा आपको सकारात्मक सोचना है। जैसे सोच लिए पता नहीं यार एग्जाम दे रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, कभी नहीं, ये तो दिमाग में लाना ही नहीं है, क्योंकि इसमें स्टोर हो जाएगा। वो हमेशा ये सोच रहा है यार मेरा हो रहा है, मेरा हो रहा, मतलब हम पॉजिटिव, अब पॉजिटिव है तो ब्रेन में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन गया और हमेशा आपको पॉजिटिव काम ही करना है। समझ रहे हैं ना? इस तरह से हमेशा जो आप सोचते हैं उसी के अनुसार आपका परिणाम आता है। ठीक है, तो ये चीज है। और किसी को कोई क्वेश्चन है? सर क्या कभी ऐसा हो सकता है दोनों ओवरी से एट ए टाइम रिलीज हो जाए वो? नहीं, तो एक ही जो है एक रिलीज होता है, एक रिलीज होता है। अगर कभी हार्मोन डिसऑर्डर के कारण ऐसा हो जाता है? देखिए, तो कभी मान लीजिए अगर ऐसा हो गया तो जनरली क्या होता है, देखिए आपकी बातें जो है कि कई बार ऐसा हार्मोन डिसऑर्डर होने की वजह से हो सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं बाबू, जैसे हम लोग जानते हैं कि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो को दे देती है, या कई बार ऐसा होता है कि एक ही में दो को जर्दी होती है, एक ही अंडे में दो योग होता है, साइज उसका बड़ा रहता है कि नहीं? तो उस कंडीशन में अगर दो इसमें आ गया तो जाहिर सी बात है कि अगर उसमें जो है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो हो सकता है कि वो जुड़वा हो, है ना? तो इस स्थितियां पैदा हो जाती है। मतलब ट्विन बेबी के लिए दो नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिससे क्या होता है कि मान लीजिए कि एक ही एग है लेकिन दो इंटर कर गया तो अलग अलग अपना जो है कि अपना फर्टिलाइजेशन कर रहा है, तो ये चीज होती है। लेकिन ऑलरेडी कोई फर्टिलाइज हो गया, कोई फर्टिलाइज ऑलरेडी हो गया है और उस दौरान लोग कहते हैं ना कि अगर उस कंडीशन में अगर आप चल रहे हैं और आप जो है कि दूसरा तीसरा महीना आपका चल रहा है स्टार्टिंग का, तो कहा जाता है कि एकदम आराम आराम से चलना है, उछल उछल के नहीं चलना है, छत पर कूद कूद के नहीं चढ़ना है, कूद कूद के नहीं उतरना है, क्योंकि हो सकता है जो फर्टिलाइज एग है तो वह कहीं दो हिस्सों में अगर टूट गया, है ना, या अगर मान लिया कि तनाव पैदा हो गया तो उसमें जो है कि दो को हेड बन जाएगा, अब बाकी शरीर एक ही रह जाएगा। तो उसी में जो है कि एक शरीर दूसरे से सटा हुआ रह जाता है, किसी का पेट सटा हुआ रह जाता है, तो ये सब प्रिकॉशन की जरूरत है। ठीक है, तो ये तो प्रकृति की चीजें हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो जनरली जो बातें हैं वो यही है कि महीने में सिर्फ एक ही एग रिलीज होगा। असर कभी कभी किसी का होता ही नहीं है तो क्या उसका क्या नहीं होता है? ओवरी से एग रिलीज होता ही एक नहीं, नहीं रिलीज हो रहा है, या होता है तो फिर